साथियों, पूर्व की कक्षा में हमने जो कैश बजट बनाने की विधि है, प्रमुख रूप से 3 विधियां हैं, उनमें से एक विधि के बारे में रिसीव्ड एंड पेमेंट मेथड पूर्व की कक्षा में हमने विस्तृत चर्चा की। आज हम जो दूसरा मेथड है, समायोजन लाभ हानि विधि, एडजस्टेड P&L अकाउंट मेथड, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये विधि वहाँ अधिक उपयुक्त रहती है जहाँ पर कि रोकड़ का दीर्घकालीन पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसे समायोजन लाभ हानि पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बजट अवधि के अनुमानित लाभ की राशि को रोकड़ अंतर्वाह एवं रोकड़ बहिर्वाह, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को प्रभावित न करने वाली आय एवं व्यय की मदों से समायोजित करके रोकड़ राशि में बदला जाता है। इस विधि को कैश प्रवाह विधि, कैश फ्लो स्टेटमेंट विधि भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस विधि के अंतर्गत बजट अवधि के प्रारंभिक रोकड़ शेष में बजट अवधि के अनुमानित लाभ को जोड़कर रोकड़ का अंतिम क्लोजिंग बैलेंस ज्ञात कर लिया जाता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि बजट अवधि में जितना लाभ होगा उतनी ही रोकड़ की मात्रा बढ़ जाएगी, बशर्ते कि बजट अवधि में कोई उधार व्यवहार, पूंजी व्यवहार, चालू संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन तथा लाभ समायोजन न हुआ हो। परंतु व्यवहारिक दृष्टि में इस प्रकार के व्यवहार, परिवर्तन या सूजन का न होना संभव नहीं है। अतः बजट अवधि के अनुमानित लाभ में इन मदों के संबंध में संयोजन करके समायोजित लाभ ज्ञात किए जाते हैं और इस प्रकार ज्ञात समायोजित लाभ की राशि को प्रारंभिक रोकड़ शेष में जोड़कर रोकड़ का अंतिम बैलेंस ज्ञात किया जाता है। इस विधि के द्वारा कैश बजट इस प्रकार बना जाता है। सबसे पहले इसमें निम्न समायोजन किए जाते हैं। नंबर 1, लाभ में जोड़ने जाने वाली मदें, आइटम्स टू बी एडेड इन प्रॉफिट। नंबर 1, व्यय की गैर रोकड़ मदें, नॉन कैश एक्सपेंसेज। इसमें व्यय की ऐसी मदें होती हैं जो लाभ हानि खाते के डेबिट में तो लिखी जाती हैं परंतु जिनसे रोकड़ का बहिर्गमन नहीं होता है, जैसे डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस, इंक्रीज इन रिजर्व्स, डेफर्ड इनकम एक्सपेंसेज, अमूर्त संपत्तियां, प्रारंभिक व्यय आदि का अपलेखन, राइट ऑफ, स्थायी संपत्तियों तथा विनियोगों की बिक्री पर हानि आदि। दूसरा है संपत्तियों में कमी, डिक्रीज इन एसेट्स। इसके अंतर्गत विभिन्न संपत्तियों में कमी सम्मिलित होती हैं, जैसे रोकड़ व बैंक शेष को छोड़कर अन्य चालू संपत्तियों जैसे स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेज में कमी, विनियोगों में कमी तथा स्थायी संपत्तियों का विक्रय। विनियोगों तथा स्थायी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त वास्तविक राशि को लाभ में जोड़ दिया जाता है, न कि उनके पुस्तक मूल्य में। तीसरा है दायित्वों में वृद्धि, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। इसके अंतर्गत बजट अवधि के दौरान विभिन्न दायित्वों में होने वाली वृद्धि को शामिल किया जाता है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर अन्य चालू दायित्वों जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल्स, अदत्त आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, देकर आदि तथा अंश पूंजी व ऋण पूंजी में वृद्धि। अंश पूंजी व ऋण पूंजी में वृद्धि के संबंध में समायोजन तभी किया जाता है जब अंशों या ऋण पत्रों का निर्माण नकद में किया जाता हो। दूसरा है, पहला मैंने बताया था लाभ में जोड़ी जाने वाली मदें, दूसरा है लाभ में से घटाई जाने वाली मदें, आइटम्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स। नंबर 1, आय की गैर रोकड़ मदें, नॉन कैश इनकम्स। इनमें वह मदें होती हैं जो बजट अवधि में उपार्जित तो हो जाती हैं परंतु वास्तव में प्राप्त नहीं होती हैं।
वी हैव अर्न बट हैव नॉट रिसीव्ड, जैसे उपार्जित किराया, उपार्जित ब्याज, उपार्जित लाभांश, उपार्जित अधिकार शुल्क आदि। दूसरा है संपत्तियों में वृद्धि। संपत्तियों में वृद्धि के अंतर्गत विभिन्न संपत्तियों में वृद्धि सम्मिलित होती है, जैसे रोकड़ व बैंक से इसको छोड़कर अन्य चालू संपत्तियों जैसे डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, पूर्वदत्त व्यय आदि में वृद्धि, विनियोगों में वृद्धि तथा स्थायी संपत्तियों में क्रय। तीसरा है दायित्वों में कमी। चौथा है शुद्ध मूल्य में कमी, डिक्रीज इन नेटवर्थ। इसके अंतर्गत लाभांश का भुगतान तथा बजट अवधि के दौरान सम्मिलित होने इसके अंतर्गत लाभांश का भुगतान तथा बजट अवधि के दौरान संभावित हानि को सम्मिलित किया जाता है। ये आपका, इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं। सबसे पहले लेंगे आप ओपनिंग कैश बैलेंस, एड बजटेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ पेटेंट, गुडविल एक्सेट्रा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एडिशनल टू reserves, sales on fixed assets and trade investment, decrease in current assets except cash and bank balance, increase in current liabilities except bank overdraft, issue of shares and debentures। अब ओपनिंग बैलेंस में से इनको सबको जोड़ दिया जाता है, वो आपका कहलाएगा कैश अवेलेबल। अब इसमें से क्या माइनस किया जाएगा? नंबर 1 परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स एंड डिबेंचर्स, decrease in current liabilities except bank overdraft, increase in current assets except cash and bank, payment of dividend। और इसके बाद जो कैश अवेलेबल है उसमें से इनको घटाने के बाद जो कहलाएगा वो कहलाएगा क्लोजिंग ऑफ कैश बैलेंस। तीसरा प्रकार है प्रक्षेपित प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। इस विधि में भी रोकड़ के दीर्घकालीन पूर्वानुमान के लिए अधिक प्रयोग में लाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पहले विधि बताई थी एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड, उसमें भी दीर्घकालीन पूर्वानुमान के लिए अधिक उपयोगी रहती थी। यह विधि भी अधिक उपयोगी रहती है। यह विधि सैद्धांतिक रूप से समाजित लाभ हानि विधि की तरह से ही है। जैसे इस विधि में बजट अवधि के लिए रोकड़ को छोड़कर चिट्ठे की अन्य सभी मदों, संपत्तियों एवं दायित्वों का पूर्वानुमान लगाया जाता है। यदि समस्त दायित्व संपत्तियों से अधिक होते हैं, समस्त दायित्व ऑल लाइबिलिटीज एक्सीड टू एसेट्स, तो वह राशि रोकड़ या बैंक शेष, कैश और बैंक बैलेंस को व्यक्त करती है। इसके विपरीत दशा में यदि संपत्तियां दायित्वों से अधिक हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट को व्यक्त करती है। थैंक यू।